सोचिए, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, दो सौदों की कहानी, जो आपको बताएगी कि कैसे अमेरिका रूसी तेल के मामले पर दो देशों भारत और हंगरी के साथ एकदम अलग-अलग बर्ताव कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मतलब अमेरिका का एक सहयोगी देश, उसे तो रूसी तेल खरीदने की खुली छूट मिल जाती है, और वहीं दूसरा सहयोगी, उस पर 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया जाता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले केस से। केस फाइल नंबर 1, हंगरी, वो देश जिसे ये छूट मिली। अब जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 22 अक्टूबर को अमेरिका रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगाता है, और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 7 नवंबर को हंगरी को 1 साल की छूट भी दे देता है। मतलब सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, है ना? तो सवाल ये है कि ये छूट मिली तो मिली कैसे? देखिए, ऑफिशियली तो ये एक बहुत बड़ी डील का हिस्सा थी। हंगरी ने वादा किया कि वो अमेरिका से लगभग $600 मिलियन की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और $114 मिलियन का न्यूक्लियर फ्यूल खरीदेगा। तो मतलब साफ है, ये एक लेन देन वाला सौदा था। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी था। तब के प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि यूरोप के नेताओं को प्रधानमंत्री ऑर्बान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो इमिग्रेशन पर सही थे और पुतिन को समझते हैं। तो इससे कहीं न कहीं ये इशारा मिलता है कि ये फैसला पर्सनल व्यू से भी प्रभावित था। हाँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए जो वजह बताई गई वो कुछ और ही थी। ऑफिशियल कारण दिया गया यूनिक लॉजिस्टिकल चैलेंज। मतलब ये कहा गया कि हंगरी के पास समंदर तक सीधी पहुंच नहीं है, इसलिए उसे दिक्कत होगी। पर क्या यही पूरी सच्चाई थी? अब जरा आंकड़े देखिए, क्योंकि वो तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के हिसाब से बैन के बावजूद रूसी तेल पर हंगरी की निर्भरता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। जहां हमले से पहले ये 61% थी, वो 2024 में बढ़कर 86% हो गई। चौंकाने वाली बात है ना? और इसी रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि एड्रिया पाइपलाइन के जरिए हंगरी के लिए रूसी तेल छोड़ना पूरी तरह मुमकिन है, लेकिन हंगरी ने ऐसा करने का कोई असली इरादा दिखाया ही नहीं। उल्टा वो तो क्रेमलिन के सपोर्ट से एक स्ट्रेटेजिक गैस हब बनता जा रहा है। तो ये सारी बातें अमेरिका के दिए ऑफिशियल कारण को सीधे सीधे गलत साबित करती हैं। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जो पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। अब खुलती है केस फाइल नंबर 2, भारत, जिसे इस सब की कीमत चुकानी पड़ी। 50%। जी हाँ, भारत पर इतना भारी टैरिफ लगाया गया। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये 50% का टैरिफ लगा क्यों? 27 अगस्त को ये तब लगाया गया जब एक ट्रेड डील पर बातचीत फेल हो गई। मामला अटका था अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे मुद्दों पर। मतलब ये टैरिफ एक पुराने, पहले से चल रहे व्यापारिक झगड़े का नतीजा था। और इसका असर वो तुरंत और बहुत गहरा हुआ। केपलर का डेटा देखिए। बैन की घोषणा के बाद भारत में रूसी तेल की सप्लाई धड़ाम से नीचे आ गई। जहां पहले रोजाना करीब 1.95 मिलियन बैरल तेल आता था, वो घटकर सिर्फ 1.19 मिलियन बैरल रह गया। तो भारत को इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ तो सस्ते तेल का रास्ता बंद हो गया, और दूसरी तरफ अमेरिका को जो भारत से लेबर इंटेंसिव सामान एक्सपोर्ट होता था, उसे भी तगड़ा झटका लगा। अकेले सितंबर में ही उसमें 12% की गिरावट आ गई। तो अब हमने दोनों केस देख लिए हैं। चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे पॉलिटिक्स पॉलिसी पर भारी पड़ जाती है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हंगरी। एक्शन क्या हुआ? बैन से छूट। वजह क्या बताई गई? लॉजिस्टिकल दिक्कतें। लेकिन असली वजह क्या थी? लीडरशिप के साथ अच्छे रिश्ते और $714 मिलियन की एनर्जी डील। और दूसरी तरफ है भारत। एक्शन 50% का टैरिफ। वजह ट्रेड डील का फेल होना। तो फर्क साफ है। तो इन सब सबूतों से क्या पता चलता है? यही कि अमेरिका की ये कार्रवाई किसी एक जैसी यूनिफॉर्म पॉलिसी का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये लेन देन वाली डील्स और पॉलिटिकल रिश्तों पर ज्यादा आधारित थी। अच्छा, इतना सब कुछ समझने के बाद अब आगे की बात करते हैं
क्या भारत के लिए इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता है? कोई डील हो सकती है? अगर हम हंगरी वाली डील को देखें तो भारत के लिए भी एक रास्ता नजर आता है। पहला कदम, ट्रेड डील की बातचीत को दोबारा शुरू किया जाए। दूसरा, अमेरिका से और ज्यादा एनर्जी खरीदने का कमिटमेंट दिया जाए। और तीसरा, इसके बदले में 15 से 20% जैसी एक बेहतर टैरिफ रेट पर बात की जाए। और ऐसा लगता है कि ये रास्ता सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि हकीकत बन सकता है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पहले ही अमेरिकी एनर्जी में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs भी शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि SMRs अमेरिका हंगरी डील का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या आज के दौर में विदेश नीति पुराने और लंबे समय के गठबंधनों से ज्यादा लेन देन वाली डील्स के बारे में हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।